नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आया हूं। वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने से पहले वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अब हम चलते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, जिसमें नंबर 1 है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। नंबर 3, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख हिमवत के नाम से हुआ है। इसकी एक चोटी का नाम मुजवंत बताया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख हिमवत के नाम से हुआ है। इसकी एक चोटी का नाम मुजवंत बताया गया है। नंबर 4, ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभिक आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सिंधु कहा गया। यह 7 नदियों वाला क्षेत्र था, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एवं सरस्वती प्रवाहमान थी। नंबर 5, ऋग्वेद में सरस्वती को तो नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती को तो नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। नंबर 6, सिंधु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जो परावत सागर, अरब सागर में गिरती थी। सिंधु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जो परावत सागर, अरब सागर में गिरती थी। नंबर 7, गंगा नदी का एक बार प्रत्यक्ष एवं एक बार अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार प्रत्यक्ष एवं एक बार अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। साथ ही यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। साथ ही यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। नंबर 8, समुद्र के नाम का साक्ष्य ऋग्वेद के इस वर्णन से प्राप्त होता है कि सिंधु समुद्र में गिरती थी, कि सिंधु समुद्र में गिरती थी। नंबर 9, आर्यों के वस्त्र ऊन तथा मृग चर्म के होते थे। आर्यों के वस्त्र ऊन तथा मृग चर्म के होते थे। नंबर 10, ऋग्वेद से 3 मरुस्थलों के ज्ञान की जानकारी मिलती थी। ऋग्वेद से 3 मरुस्थलों के ज्ञान की जानकारी मिलती थी। नंबर 11, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। नंबर 12, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं,
पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नंबर 13, क्षेत्र के रूप में गंधार का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। क्षेत्र के रूप में गंधार का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नंबर 14, गंधार क्षेत्र उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध था। गंधार क्षेत्र उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 15, सामान्यतः लौह युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। लौह युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। नंबर 16, शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा यानी गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। नंबर 17, सामान्यतः ऋग संहिता के रचना काल को पूर्व वैदिक काल तथा शेष अन्य संहिताओं एवं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों के रचना काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नंबर 18, भारोपीय भाषा जिसमें संस्कृत की प्रधानता थी को बोलने वाले आर्य कहलाए। भारोपी भाषा जिसमें संस्कृत की प्रधानता थी को बोलने वाले आर्य कहलाए। नंबर 19, आर्यों का मूल निवास स्थान विवादास्पद है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह विवादास्पद है। नंबर 20, मैक्स मूलर उन्हें मध्य एशिया का निवासी मानते थे। मैक्स मूलर आर्यों को मध्य एशिया का निवासी मानते थे। नंबर 21, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। नंबर 22, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। नंबर 23, वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। नंबर 24, वेदों की टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वेदों की टीका के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। नंबर 25, उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, इनकी संख्या 108 है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है, इनकी संख्या 108 है। ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। नंबर 27, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को गृहपति कहते हैं। वर्णांतर विवाह का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नंबर 28, वर्णांतर विवाह का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नंबर 29, ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन विधवा को इस काल में देवर के साथ सहवास कर पुत्र प्राप्ति का अधिकार था। इस प्रथा को नियोग कहते थे। इस प्रथा को नियोग कहते थे। नंबर 30, ऋग्वैदिक जन उत्तेजक पेय के रूप में सोम एवं सूरा का पान करते थे। सोम एवं सूरा का पान करते थे। नंबर 31, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।